हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक बसंत बुक का 7 क्लास का दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। मतलब हिमालय की बेटियाँ चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो का। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं जो कैसा लगा, अपने दोस्त लगे से जरूर शेयर करें। तो देख लीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने इन्हें किन रूपों में देखा है। इसका मतलब पहले हम क्वेश्चन देखा देते हैं, उसके बाद आंसर इसका देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। फिर चौथा क्वेश्चन है, हिमालय की यात्रा में लेखक की किन 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 बातों की प्रशंसा की है। यह हमारा 4 गो क्वेश्चन है, पार्ट से है। इसका आंसर चलिए हम आप लोगों को देते हैं। तो देख लीजिए, इसका आंसर यहाँ पर पहला नदियों को पहला है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन है, अब इसका उत्तर दिए थे। पहला क्वेश्चन आप देख लिए थे, तो देख लीजिए उत्तर यहाँ से है, पाठ से यहाँ पर देख लीजिए, लेख से है और उत्तर इसका है। सदियों से हमारे भारत देश में प्रकृति के वरदान माना गया है। नदी, पवन, जल, इन सभी प्रकृति देने की पूजा की जाती है। नदियों को माँ का स्थान दिया गया है। लेखक नागार्जुन नदियों को माँ भी कई रूपों में देखते हैं। लेखक नागार्जुन ने नदियों को माँ के साथ साथ इन्हें बेटियां की प्रशंसा बहन के रूप में भी की है। मतलब माँ, बेटी और बहन के रूप में भी नदियों को देखे लेखक अर्जुन। फिर दूसरा क्वेश्चन था मतलब कि ब्रह्मपुत्र और नदी का विशेषता था गंगा। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, लेखक ने सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों को बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां बताए हैं, क्योंकि ये दोनों नदी के साथ साथ हिमालय से निकलती है। ये दोनों नदी हिमालय से निकलती है और अन्य नदियों के नाम से भी जुड़ जाती है, और ये दोनों नदी अन्य नदी के नाम से भी जुड़ जाते हैं। इन नदियों का नाम लेने पर हिमालय से निकली अन्य सभी नदियों की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। हिमालय से निकलकर पिघली हुई एक बूंद से निकलकर ये दोनों नदी बनी है। ये दोनों नदियों को महानदी कहा जाता है। उस समुद्र को बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है जिस समुद्र में जाकर ये दोनों नदी मिलते हैं। यह मतलब उसका क्वेश्चन आंसर दूसरा का। इसके बाद हमारा तीसरा है उत्तर, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, क्योंकि नदियों हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। नदियों से हमारे जल प्राप्त होते हैं। इन जल का बहुत ही शुद्धता तथा पवित्रता होती है। जहाँ जहाँ ये नदियों गुजरती है वहाँ हरियाली तथा समृद्धि फैल जाती है, सभी को जीवन प्रदान करती है। इन्हीं नदियों के जल से हम आधुनिक उपकरण बनाने में सफल हुए। नदियों के जल से ही बिजली बनती है। यदि नदियाँ न होती तो किसानों की खेती करना संभव नहीं होते। इस विशेषता को प्राप्त कर। इसी का तीसरा का ये भोजन प्राप्त की मूल समस्या समाधान संभव हो पाता है। नदियों हमारी माता की तरह हमें मातृत्व देती है। हमें भी माता की वह तरह नदियों का सम्मान करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। नदी हमारे जीवन को मतलब हमें बहुत सहायता करती है पानी के लिए, और जल ही तो जीवन है। कहा जाता है जल ही जीवन है, और इसीलिए नदियों को लोक माता के रूप में कहा जाता है। हिमालय की यात्रा का वर्णन करें, मतलब उसमें चौथा क्वेश्चन था हमारा, जो हिमालय की यात्रा का वर्णन करें। तो यहाँ पर चौथा का आंसर है, हिमालय की यात्रा का वर्णन करते हुए लेखक नागार्जुन ने बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियों की, पहाड़ों के बीच उन्नत हुई उपजाऊ भूमि की प्रशंसा की है। अनेक अतिरिक्त लेखक ने चीर, चिनार, देवदार जैसे वृक्षों को, जंगल का वर्णन भी किया है। ये मतलब आगे का। उसके बाद देख लीजिए, हमारा पार्ट से आगे का उत्तर ही है। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है तो देख लीजिए, क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। जो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा था, नदियों की हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों का वर्णन से कीजिए। मतलब क्वेश्चन था ये पहला, मतलब पाठ से आगे का। और उसके बाद देख लीजिए, पाठ से आगे का क्वेश्चन था, और
और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। मतलब उस लेखक के बारे में बताया गया है, कुछ लेखक है जिनका हिमालय के बारे में कविता लिखी है। और उसके बाद तीसरा है, यह लेख 1997 में लिखा गया, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं, ये है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, अपने संस्कृति शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवदायित्व क्यों कहा। ये मतलब ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देख लीजिए, पाठ से आगे का आंसर यहाँ से है। पाठ से आगे का आंसर यहाँ से है। नदियों तथा हिमालय पर कई कविता लिखी गई है। हिमालय विषय पर गोपाल सिंह ने हिमालय और हम कविता लिखी है। जयशंकर प्रसाद ने कविता हिमालय के आंगन में लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कविता हिमालय लिखी है। ये उसका मतलब क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा उपयुक्त सभी कविता में कवियों ने हिमालय की महानता का वर्णन किया है। यह बताया गया है कि हिमालय पर्वत हमारे देश के ताज है। हिमालय पर्वत की वजह से हम दुश्मनों की सुरक्षित है। मतलब यह हिमालय के वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था दूसरा पहला। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय लिखी गई है। इस कविता की तुलना नागार्जुन द्वारा लिखित निबंध से करें तो हम कह सकते हैं कि दिनकर जी ने अपनी कविता में हिमालय की विशाल का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि भारतवासियों का हिमालय से घनिष्ठ संबंध है। भारत में हिमालय कश्मीर से निकलती है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, शिखर से लेकर पाताल तक अपनी जड़ों जमाए है। मतलब और दूसरी लेख नागार्जुन ने हिमालय के नदियों को पिता के रूप में दर्शाया है, जिसे बदलते हुए वक्त के कारण अपनी बेटियों की चिंता सताए। मतलब इसमें अपने जैसे कि दिनकर जी अपने कविता को मतलब हिमालय के बारे में बताया है कि विशाल है, जो हमारे दुश्मन को रक्षा करता है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दिनकर जी ने उसे अपनी बेटियां मानी है, उसे पिता के रूप में मतलब उसे नदी को पिता माने हैं, बेटी माने हैं, और उसके पिता का तरफ फर्ज निभाते हैं। उसके बाद तीसरा, यह लेख 1997 में लिखा गया। तीसरा का आंसर है, यह लेख 1997 में लिखा गया। इन नदियों में तब से बहुत बदलाव आए हैं। ये नदी आज भी हिमालय से निकलती है, लेकिन इन नदियों का जल पहले भी भांति शुद्ध नहीं रहा। प्रदूषण के कारण ये नदी अशुद्ध जल लेकर बहती है। इन नदियों पर जगह जगह पर बांध बांधे रहे हैं। इन नदियों का जल भी कम होते जा रहा है। प्रदूषण के कारण जो पानी पहले अमृत तुल्य हुआ करता था, अब वो पीने लायक नहीं है। और उसके बाद चौथा नंबर हमारा उत्तर है, कालिदास ने हिमालय को देवतामा कहा है, क्योंकि हिमालय के पर्वत पर अनेक ऋषि मुनि ने तपस्या की है तथा इस पर्वतों तपस्या करके उन्हें कई वरदान प्राप्त किए हैं। भगवान शिव का निवास भी इन्हीं पर्वतों के बीच होता है। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन हो गया पार्ट से, और पार्ट से आगे तक का क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इस चैप्टर का इसके अगला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।